Then we discussed the after the fundamental particles, we discussed about the different types of the models. Okay, the different people gave the different kinds of the models. Okay, and the names of those people are the J.J. Thomson and Rutherford and Niels Bohr. Okay, these are the people who described the atomic model, and there are some other scientists and other people are there who worked on it, which we you will learn in the higher classes. In the class 11th, you will learn. But apart from that, we also discussed that what are the fundamental particles and how these three particles are different. Okay, the electrons, protons, and neutrons. These are the fundamental particles of the atom. तो ये तीनों क्या बोलते हैं हम इनको, मूलभूत कण है ना, यानी किसी भी एटम के अंदर ये तीन पार्टिकल जरूर होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। वही हमने देखा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर द नेगेटिव चार्ज्ड पार्टिकल्स, प्रोटॉन है तो वो एक नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज्ड पार्टिकल है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है इसीलिए इसका नाम है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन मीन्स विच पार्टिकल विच कैरी द जीरो चार्ज, ओके, विच इज न्यूट्रल। ठीक है, जिस पे कोई भी चार्ज नहीं होता उसको बोलते हैं न्यूट्रॉन। तो ये जो तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स थे, इनकी डिस्कवरी के बाद आपको साइंटिस्ट का नाम याद रखा है। तो मैंने बताया था कि J.J. थॉमसन डिस्कवर्ड द, है ना, इलेक्ट्रॉन्स, रदरफोर्ड डिस्कवर्ड द प्रोटॉन्स एंड चैडविक discovered the neutron. Okay, so these are the, you have to remember the different charge and also there is a mass. ठीक है, mass of the proton and neutron is almost same. ठीक है, but mass of the electron is different. Okay, so you have to remember the values of these. Apart from that, we were discussing about the डिफरेंट प्रॉपर्टीज, है ना, कुछ हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, जैसे जैसे हमने पढ़ा था कि सम यस जेड, है ना, जेड द परमाणु क्रमांक पढ़ा था, परमाणु संख्या। ठीक है, और दूसरा पढ़ा था द्रव्यमान संख्या, परमाणु द्रव्यमान। तो इफ वी टॉक अबाउट द जेड, तो Z में हमने क्या सीखा था कि Z का मतलब होता है कि किसी भी एलिमेंट के नीचे जो लिखा होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है। तो हमने क्या किया है कि जितने भी हमारे जो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं उनको पीरियोडिक टेबल में लगाया गया है और अकॉर्डिंग टू Z के अकॉर्डिंग लगा दिए गए हैं, यानी एटॉमिक नंबर के हिसाब से। तो जिसका एटॉमिक नंबर सबसे कम उसको पहले, फिर जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसको बाद में, इस टाइप से हमने अरेंज किया है। तो आप कोई भी एलिमेंट आपको दे दिया जाए, ये पीरियोडिक टेबल आपके सामने हो, तो यू कैन सी एंड यू कैन चेक कि व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ दिस एलिमेंट। तो वो कोई भी तत्व है, चाहे कार्बन है, हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, कोई भी एलिमेंट है, उसका आप क्या चेक कर सकते हो कि उसका Z क्या है, Z यानी उसका परमाणु क्रमांक। अच्छा, इसी से मैंने बताया था कि देयर इज अ फॉर्मूला Z इक्वल्स टू P इक्वल्स टू E, है ना। तो Z इक्वल्स टू P इक्वल्स टू E से हम कह सकते हैं कि जितना उसका एटॉमिक नंबर होता है, किसी भी एलिमेंट का जितना एटॉमिक नंबर होता है उसके अंदर उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं और उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। तो जो शेप आपको ध्यान रखना है वो शेप यही है कि आज का जो रियल मॉडल हम लोग पढ़ते हैं उस लेटेस्ट मॉडल में क्या है कि हमारा कोई भी एक एटम, उस एटम के बीच में सेंटर पे क्या होता है, एक न्यूक्लियस, और उस न्यूक्लियस के अंदर यानी नाभिक के अंदर दो टाइप के पार्टिकल्स होते हैं, एक तो प्रोटॉन्स होते हैं पॉजिटिव चार्ज्ड और न्यूट्रॉन्स होते हैं, बाकी इलेक्ट्रॉन्स हमारे बाहर घूमते रहते हैं। तो यदि आपको किसी भी एटम के अंदर ये पता करना है कि किसी भी परमाणु के अंदर यदि आपको ये बात पता करनी है कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, प्रोटॉन्स कितने हैं, है ना, तो आप जेड जेड से पता कर सकते हो। जेड यानी उसका परमाणु संख्या, परमाणु क्रमांक, है ना।
और क्या कर सकते हैं हम, यदि आपको Z का पता लग गया, ठीक है, Z बराबर P बराबर E, तो जितने प्रोटॉन्स हमारे होंगे न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, ये फॉर्मूले से हमने ये डिस्कस किया था, जितने प्रोटॉन्स आपके नाभिक के अंदर होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स नाभिक के आसपास चक्कर काट रहे होंगे, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। मान लो कि मैंने कहा एलिमेंट दिया बोरॉन, तो बोरॉन का एटॉमिक नंबर होता है 5, तो एटॉमिक नंबर 5 है, तो उसके अंदर 5 प्रोटॉन्स आपके नाभिक के अंदर मिलेंगे और 5 इलेक्ट्रॉन्स हमारे किस में होंगे, नाभिक के बाहर, डिफरेंट डिफरेंट कोशों में, ठीक है, कोश यानी शेल्स। तो मैंने यहाँ तक की बातें बता दी थी, दिस इज अ क्विक रिव्यू ऑफ दैट। Apart from that, we also discussed about the mass number or atomic mass. Mass number basically it is represented by capital A. तो किसी भी एलिमेंट के ऊपर जो ऊपर लिखा होता है ना, ऊपर साइड में, उसको हम बोलते हैं उसकी द्रव्यमान संख्या या फिर परमाणु द्रव्यमान। द्रव्यमान संख्या जनरली आप देखोगे कि नॉर्मली आप देखोगे कि जो द्रव्यमान संख्या है वो डबल होती है ना। जैसे मान लो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, तो उसकी ए का वैल्यू आएगा 12 लगभग, वो आपको पता होगा, वो हम दे देंगे उसमें क्वेश्चन में। लेकिन Z से हम बेसिकली निकालते क्या है, Z से आपको ये पता लग, सॉरी ए से, ए यानी मास नंबर, उसका परमाणु द्रव्यमान। तो परमाणु द्रव्यमान से आप ये पता करोगे कि ये ना एटम कितना भारी है, एक एटम दूसरे एटम से कितना हैवियर है। ये बात हम किससे पता कर सकते हैं, ये बात पता कर सकते हो आप कि उसका मास देख करके, परमाणु द्रव्यमान। मान लो कार्बन का, मैंने कहा कि कार्बन का जो ए होता है, ठीक है, ए यानी द्रव्यमान संख्या वो 12 होती है, ठीक है, और हाइड्रोजन का जो, या नाइट्रोजन नाइट्रोजन का होता है 14 मास, ठीक है, तो नाइट्रोजन का मास 14 होता है, तो आप कहोगे नाइट्रोजन इज हैवियर देन द कार्बन। यदि नाइट्रोजन एटम हो और आपके पास कार्बन एटम हो, है ना, तो नाइट्रोजन का आप कहोगे कि नाइट्रोजन का जो परमाणु होगा ना वो भारी होगा, वो हैवी होगा। क्यों? क्योंकि उसकी द्रव्यमान संख्या ज्यादा है, 14 है, 14 है, ठीक है, और कार्बन की है 12। तो ये जो ए होता है, यानी द्रव्यमान संख्या, इससे आप ये पता कर लेते हो कि वो कितना भारी है, कितना कैसा है। द्रव्यमान यानी मास है ना, मास नंबर, हमारा मास होता है, किसी भी बॉडी का अपना मास होता है ना, पेन है, पेन का अपना मास होता है। ऐसे ही परमाणु जो है, तो परमाणु का भी क्या होगा, अपना एक मास होगा, है ना। अच्छा, और हमने एक बात सीखी थी कि जो मास होता है वो मतलब किस, द्रव्यमान संख्या किस पे डिपेंड करती है। तो द्रव्यमान संख्या ए का फॉर्मूला हमने क्या बताया था, बताओ। ए बराबर, ए बराबर था हमारा P प्लस एन। ए बराबर क्या था, P प्लस एन। ए बराबर P प्लस एन का मतलब ये है कि टोटल प्रोटॉन और टोटल न्यूट्रॉन, टोटल प्रोटॉन और टोटल न्यूट्रॉन। तो आप किसी भी उसमें ये देख लो कि जो नाभिक है, उस नाभिक में टोटल प्रोटॉन्स कितने हैं और टोटल न्यूट्रॉन कितने हैं, और उनको ऐड कर दो। क्योंकि हम उसमें मॉडल में पढ़ चुके हैं कि जो भी, किसी भी उसका जो द्रव्यमान होता है वो कहाँ पर होता है, उसके सेंटर पे होता है, और सेंटर में क्या होता है, उसका नाभिक होता है। और नाभिक के अंदर कितने पार्टिकल्स होते हैं, कौन से होते हैं, तो प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। यानी यदि आप प्रोटॉन का, जितने भी प्रोटॉन है उनको ऐड कर दो और जितने भी न्यूट्रॉन है उनको ऐड कर दो, तो वो जो चीज आएगी ना, उसको हम बोलेंगे उसकी द्रव्यमान संख्या। तो याद रखना कि कभी भी यदि द्रव्यमान संख्या ए निकाल रहे हैं तो वो हमेशा न्यूट्रॉन्स पे डिपेंड है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे डिपेंड है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड नहीं होती है, कभी भी याद रखना। अगर हमको मास नंबर देना है तो इलेक्ट्रॉन से नहीं करेंगे हम किससे करेंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हम्म, ठीक है, दिस, तो ये सब चीजें हमने पढ़ ली थी। अब देखो, अब मैं शेयर कर रहा हूँ बोर्ड, इसमें आप एक चीज देखना कि
ठीक है। ये सारी चीजें पढ़ने के बाद एक आपको बात ये समझनी है कि यदि हम सपोज, यदि आपसे मैं ये कहूं कि हाँ, एक दो टॉपिक्स और हैं उसको मैं दिखाऊं, तो चैप्टर बिल्कुल लास्ट है, ठीक है, बिल्कुल खत्म होने वाला है, इसमें एक दो पॉइंट्स और बताने हैं बस। दिस हाँ, अब बात ये आती है संयोजकता पर, देखो बात आती है कि आखिरकार ये वैलेंसी क्या चीज होती है। ठीक है, संयोजकता से आप देखना, आज ये टॉपिक रहेगा हमारा वैलेंसी, और उसके बाद हम कब कंप्लीट। तो देखो बात ये है, मैं आज नीचे एक्सप्लेन किए देता हूँ संयोजकता को। देखो देखो संयोजकता को पढ़ने से पहले आपको ये आइडिया होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली क्या बताता है, ये हमारा एक मेथड होता है जिससे हम ये पता करते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है। ठीक है, क्या पता करते हैं हम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पता करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल्स, यानी कोशों में, परमाणु के कोशों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण, इलेक्ट्रॉनों का वितरण। देखो होता ये है कि आपको एक बात पता है कि जैसे मैंने कहा कि भाई ये हाइड्रोजन आपके पास है, ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, हमको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, तो ये हमारा नाभिक है। तो आप अभी तुरंत बोल दोगे कि एक इलेक्ट्रॉन आपका, ये तो नाभिक है, तो फर्स्ट वाली शेल में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा, ऐसा हम बोल सकते हैं, बोलेंगे ही। तो इसमें ना मैंने बताया था कि ये शेल्स होती है ना, के शेल है, तो आप कहोगे कि KLMN इस टाइप से शेल्स होती हैं, मैंने पढ़ा है। तो आप कहोगे कि जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गया है ना वो के शेल में गया है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया है, ये के शेल में गया है। तो आपकी के शेल में ही इलेक्ट्रॉन चला गया,
तो बस हो गया काम। इतनी बात समझ में आती है बताओ? ये वाली बात समझ में आती है, ठीक है। अब यदि मान लो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़े, तो इलेक्ट्रॉन्स की अगर संख्या बढ़ेगी तो डेफिनेटली ऐसा नहीं है, बोर्ड्स के मॉडल में हमें ये बात बताई थी कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स ना किसी एक ही शेल में नहीं होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स हमारे अलग अलग शेल्स में होते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई एक ही कमरे में सब लोग भर दो, ऐसा थोड़ी होता है। शादी में गए हैं, शादी में गए एक ही कमरे में भर गए, हो भी जाता है शादी में, तो खैर हो जाता है लड़कों का। हाँ, एक ही कमरा है उसमें भर दिए गए लोग, कहीं जगह ही नहीं है। तो लेकिन इलेक्ट्रॉन्स तो समझदार लोग हैं। इलेक्ट्रॉन्स का ये है कि इलेक्ट्रॉन्स का जाते हैं कायदे में, उनका ये नहीं है कि भाई कहीं पे भी भेज दो। इलेक्ट्रॉन्स हमारे सिलेक्टिव होते हैं। वो कहते हैं कि देखो, पहली शेल हमारी छोटी सी शेल है, इसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं। सेकंड वाली शेल थोड़ी सी बड़ी है, इसमें थोड़े ज्यादा जा सकते हैं, और थर्ड वाली में थोड़े और ज्यादा। तो ये जो एक मेथड है, ये पूरा आपसे यदि पूछा जाए कि हम ये कैसे देखेंगे, तो ये एक मेथड है। और मेथड है ये हमारा एक बोर बरी का नियम, इसको हम बोलते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताने के लिए जिसने नियम दिया ना, वो साइंटिस्ट का नाम है बोर बरी, है ना, बोहर बरी। ये 2 लोग थे, दोनों ने बोर बरी का नियम। तो ये भी पूछ लिया जाता है, तो ये नियम क्या कहता है? देखो, ये नियम ये कहता है, ये नियम ये कहता है कि किसी भी परमाणु में, किसी भी परमाणु में उसके विभिन्न कोशों में, विभिन्न कोशों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण, इलेक्ट्रॉनों का वितरण 2n² के नियमानुसार होता है। 2n² के नियमानुसार होता है। मतलब क्या है? देखो, स्टेटमेंट देखना। आप कहोगे कि इस नियम के अनुसार किसी भी परमाणु में उसके विभिन्न कोशों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण 2n² के नियमानुसार होता है। इसका मतलब देखो ये है कि हमको बेसिकली ये पता करना था कि जो ये हमारे पास कोई एटम है, ये उसकी डिफरेंट डिफरेंट शेल्स हैं। तो हमको ये बात पता करनी है, हमको ये बात पता करनी है कि भाई जो इलेक्ट्रॉन्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वो इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, ठीक है, किस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इसका तरीका ये बताया गया कि आप ना 2n² के नियम को फॉलो करो। किसको फॉलो करो? 2n²। जैसे मैंने कहा था कि ये जो शेल्स होती हैं, ये आपकी फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है, ठीक है। फिर एक और इस पे हम बना सकते हैं, दैट इज योर थर्ड शेल बना सकते हो आप, है ना, थर्ड शेल बना सकते हो कि ये ठीक है। या फिर आप इसको के नाम दे सकते हो, एल दे सकते हो, एम दे सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है, इस टाइप से। तो रूल ये कहता है कि आपको, हमें ये नहीं पता कि भाई के शेल में, हमको ये नहीं पता, वी डोंट नो, ठीक है, वी डोंट नो, वी डोंट नो electrons, we don't know the capacity of cells, the capacity of different shells। कि ऐसा है, देखिए, हमको ना, आपने ये बात तो बोल दी कि ये शेल्स हैं, के शेल है, एल है,
m है, n है, तो इसकी कैपेसिटी क्या है? हम कैसे पता करेंगे कि k शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, l में कितने आ सकते हैं, m में कितने आ सकते हैं, n में कितने आ सकते हैं? तो कैसे पता करेंगे? और पता करना जरूरी तो है ही। क्यों जरूरी है? कि भाई ऐसा है कि अगर ये आपकी नाभिक के बाद के शेल पड़ रही है, तो जरूरी थोड़ी है कि इस छोटी सी शेल में सारे इलेक्ट्रॉन्स आप डाल दो। ऐसा नहीं होता है। ऐसा यदि करोगे तो एटम अनस्टेबल हो जाएगा, एटम की स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी, एटम बर्बाद हो जाएगा, मर जाएगा एटम। तो तरीका क्या है? तो तरीका ये प्रेडिक्ट किया गया कि 2n² का रूल लगाओ। अब 2n² का क्या मतलब है? 2n² का मतलब ये है कि उन्होंने कहा देखो भाई, के शेल को आप फर्स्ट शेल बोलते हो कि हाँ मानते हैं, एल को आप सेकंड मानते हो कि मानते हैं, इसको थर्ड मानते हो कि मानते हैं, इसको फोर्थ मानते हो तो मानते हैं। तो बोले कि अगर आप ऐसा मानते ही हो तो अब आप इसमें ना 2n² के रूल से आप निकालो। तो देखो, ये जो 2n² का रूल है, यदि आपको के शेल में चाहिए, आपको ये पता करना है के शेल के लिए कैपेसिटी बताइए। तो के शेल के लिए अधिकतम इलेक्ट्रॉन यदि हम कैलकुलेट करें, अधिकतम इलेक्ट्रॉन, अगर आप के शेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना चाहते हो कि के शेल में कितने आ सकते हैं, तो आप क्या करोगे? आप इस 2n² में ना n बराबर 1 पुट कर दोगे। आप क्या करोगे? 2n² में आप कहोगे कि n बराबर 1 रखने पर, n का वैल्यू क्या रखने पर? 1। यहाँ n न्यूट्रॉन नहीं है, न्यूट्रॉन नहीं है, न्यूट्रॉन मत समझना, ठीक है? यहाँ पर n सिर्फ एक वैल्यू है। तो अगर मैं n का वैल्यू 1 डालूं तो देखो क्या बनता है, ये 2 इंटू n का वैल्यू क्या है 1, और 1 का ये हो गया स्क्वायर। तो देखो 2 इंटू 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1, तो ये आ गया आपका 2 इलेक्ट्रॉन्स। कितने आ गए ये आपके? 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब ये है कि के शेल कहीं पर भी आ जाए, चलते फिरते दौड़ते भागते, तो उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है कि देयर कैन बी द 2 इलेक्ट्रॉन्स विद इन द शेल। तो यानी ये आपके पास कोई एटम है, ये उसका न्यूक्लियस है, तो जो फर्स्ट शेल है दैट इज योर के शेल, तो के में सिर्फ और सिर्फ आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स ही आ सकते हैं। इससे ज्यादा यदि आप भरोगे तो आप गलती करोगे, इससे ज्यादा इसकी कैपेसिटी है नहीं है। बात समझ में आ गई इतनी? पक्का? ठीक है। समझ में आया करा तो चेहरे पर खुशी आनी चाहिए, खुशी। समझ आ रही है? हम्म। चलिए, क्या कह रही हूँ, नींद तो नहीं आ रही? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और समझना ही पड़ेगा। और देखो, अब मेरे से किसी ने कहा कि अब ये बताइए सर कि यदि हमारे पास सेकंड शेल हो, ठीक है, तो सेकंड शेल में कितने आएंगे? तो अगर ये लो भाई, अब मैं कर रहा हूँ एल शेल के लिए, एल शेल के लिए, एल कोश शेल बोले तो कोश, एल कोश के लिए आप क्या करोगे भाई कि 2n² का रूल लगाओ, और आप क्या करोगे, n बराबर कितना पुट करोगे 2, क्योंकि भाई ये वाला एल वाला कौन सी है, एल तो हमारी सेकंड शेल होती है ना। तो अगर मैं इसमें 2 पुट करता हूं तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर, तो ये 2 इंटू 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, 4 2 का क्या हो गया 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो भाई अगर आपको एल शेल मिल जाए तो एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे मैक्सिमम? मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है? 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो यदि आपके पास ये मिल जाए के, और के बाद ये एल, तो एल में आप मैक्सिमम, ये एल है, तो एल में आप मैक्सिमम 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, और यहाँ अंदर तो दो है ही है, ठीक है, अंदर तो के वाले में दो है, दो आएंगे, इसमें कितने आ जाएंगे मैक्सिमम 8। 8 से ज्यादा अगर आप इलेक्ट्रॉन्स इसमें फिल करोगे तो बोर और बरी ये कहते हैं 2 दिन की छुट्टी हो गई है ठंड की वजह से। हम्म।
तुम्हारे स्कूल की हो गई होगी, सरकारी हमारी नहीं हुई होगी। सरकारी स्कूल के ये तो फायदे हैं। हमारी नहीं हुई। सुनो, 2 दिन की छुट्टी हो गई है, बढ़िया बात है। अरे बहुत ठंड हो रही है शैली, तुम तो आराम से अंदर बैठी हो रजाई ओढ़ के। बाहर निकल के आओ तब पता लगे। कल इसी बात पे बुलाता हूँ तुम लोग को, देखना। बहुत चिल्ड हो रहा है मौसम, एकदम शिमला हो रहा है, शिमला। नहीं तो बाहर घूम लो जाके। हम्म, ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट। तो ये कैपेसिटी समझ में आ गई तुमको? ये बताओ, दो शेल की समझ में आ गई बात? पूछ लेना ना समझ में आए तो। अपने ही सर है, अपनी ही बात है, ठीक है। के शेल की हो गई, एल हो गई, और देखो इसी टाइप से यदि आप दो शेल का और देखते हो, के एल एम। इफ यू टॉक अबाउट द एम शेल, तो एम शेल के लिए, फॉर एम शेल, एम शेल के लिए आप क्या कर दोगे, एन बराबर 3 पुट कर दो, तो आपके पास 2n² में 2 × 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 2 होता है 18। तो भाई आपके लिए एम शेल में कितने आ सकते हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन? 18। तो मैं बना के नहीं दिखा रहा हूँ, बस आप समझ जाओ कि 18 आएंगे उसमें, ठीक है। और फिर अगर इससे आगे यदि चलता है मामला, और एम के बाद एन शेल में अगर आते हो, तो एल का वैल्यू क्या पुट कर दोगे? इस टाइप से ये सीक्वेंस हम करते जाते हैं। तो 2 × n का वैल्यू कितना है? 4, और 4 का स्क्वायर कर दो, तो 4 4 द 16, 16 2 द 32। तो 32 इलेक्ट्रॉन्स कैन बी ऑक्यूपाइड बाय द n shell, by the n shell, right? So that's how we will, by using the Bohr-Bury method, we can estimate the maximum capacity of the shell which can hold the electrons. So how many electrons the K shell can have, the L shell can have. Okay, this is how you can write in the short. We can write is that the capacity is, note, the capacity of K, L, M and N. Okay, the capacity of K, L, M and N is, कितनी कैपेसिटी हो गई भाई? K में कितने आ सकते हैं मैक्सिमम? 2 इलेक्ट्रॉन्स, 8, 2 8 18 and 32. So this is the whole idea of this story. Okay, this is the whole idea of this story, कि भाई आपको ये बात याद रखने का, K L M N you should keep in mind, 2 8 18 32। ऐसे हम क्या करेंगे, इस सब, ये जो मेथड है ना, अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इसी मेथड को हम लोग बोल देते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी इलेक्ट्रॉनों का वितरण, इलेक्ट्रॉन का वितरण। तो इलेक्ट्रॉन्स का वितरण कैसे होता है? इलेक्ट्रॉन्स का वितरण हमारा इस नियम के अनुसार हम लोग ऐसे ऐसे करेंगे, के शेल एल, ठीक है, इस टाइप से। अब इस पे न्यूमेरिकल्स बाद में मैं कराऊंगा, लेकिन इससे पहले एक चीज और देख लो, जिसको हम लोग बोलते हैं आइसोटोप्स और आइसोबार्स। दिस इज द लास्ट फाइनल टॉपिक, सो लेट्स सी व्हाट आर द आइसोटोप्स एंड व्हाट आर द आइसोबार्स। तो जो टॉपिक है हमारा, एक होते हैं आइसोटोप्स, आइसोटोप्स इसको बोलते हैं हम समस्थानिक, समस्थानिक, और दूसरे होते हैं आइसोबार्स, आइसोबार्स इनको बोलते हैं समभारिक, समभारिक। तो इसमें क्या होता है,
वे तत्व, ये डेफिनेशन आप ऊपर से पढ़ लेना, ठीक है। डेफिनेशन ये इनके ऊपर लिखी है, वो देख लेना, मैं डायरेक्ट एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ। देखो, समस्थानिक में क्या होता है कि जैसे हमारे पास जो हाइड्रोजन, आप पीरियोडिक टेबल में देखोगे इस टाइप से लिखा रहता है हाइड्रोजन। तो अब जो हाइड्रोजन हमको जो मिलता है ना नेचर में, वो हाइड्रोजन ना नेचर में एक से ज्यादा फॉर्म्स में मिलता है। तो एक से ज्यादा फॉर्म्स में कैसे मिलता है कि हाइड्रोजन आपको 1H1 की फॉर्म में मिलता है, 1H2 की फॉर्म में मिलता है, और 1H3 की फॉर्म में मिलता है। These are the three different forms of the hydrogen. अब इन सब में एक चीज देखो, मैंने आपको बताया था कि जो नीचे हम लोग लिखते हैं वो क्या लिखते हैं हमेशा, Z। क्या लिखते हैं, Z। तो अब इन सब में देखो, इन सब का Z क्या है, 1। यानी आप कहोगे कि सबका जो परमाणु संख्या है, परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक, वो क्या है, समान है। परमाणु संख्या क्या है सबकी, समान है, समान। लेकिन लेकिन बट, परमाणु संख्या तो सबकी समान है, लेकिन ऊपर क्या आता है, ए, द्रव्यमान संख्या। लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या है सबकी, द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न है। द्रव्यमान संख्या क्या है इन सबकी, भिन्न भिन्न है, यानी डिफरेंट डिफरेंट है। तो यानी ये ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे तत्व जिनका z क्या हो, सेम हो, बट उनका a क्या हो, डिफरेंट हो, इनको हम लोग बोलते हैं समस्थानिक। समस्थानिक क्या बोलते हैं इनको, आइसोटोप्स, समस्थानिक। ये बात समझ में आ गई। यानी जिसका z क्या हो, सेम हो, लेकिन मास डिफरेंट डिफरेंट हो। ठीक है, ठीक। ऐसे और भी एग्जांपल्स हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। और इसमें आ जाओ, इसमें उल्टा कर दो। समभारिक में क्या होता है कि ये देखो, जैसे आर्गन, एक होता है आर्गन, एक होता है कैल्शियम। कैल्शियम जो हमारी बोन्स में होता है ना, कैल्शियम हमारी बोन्स में, हड्डियों में होता है। आर्गन गैस वो होती है जो हमारी बल्ब वगैरह में हम भर देते हैं आर्गन को, जो बल्ब होते हैं लाइक, ठीक है, लाइट बल्ब, उनमें। तो 18 आर्गन 40 और 20 कैल्शियम 40, ये दोनों एग्जांपल्स में देखो, दो एलिमेंट्स अलग अलग हैं। इन सब में ध्यान से देखिए कि इनका 40-40 तो देखो सेम है। यानी आप कहोगे कि यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि जो परमाणु द्रव्यमान है ना, परमाणु द्रव्यमान या द्रव्यमान संख्या, परमाणु द्रव्यमान समान, परमाणु द्रव्यमान क्या है, समान। परमाणु द्रव्यमान बोलो या परमाणु द्रव्यमान यानी ए, जिनका ए समान हो, लेकिन बट z डिफरेंट हो। z यानी परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो। परमाणु क्रमांक क्या हो, भिन्न भिन्न हो, भिन्न भिन्न हो, ऐसे उनको हम बोलते हैं कि वो समभारिक हैं। समभारिक यानी जिनका भार सेम है। तो भार देखो, इसका भी 40 है, इसका भी 40 है, भार सेम है, लेकिन क्या डिफरेंट है, z डिफरेंट है। तो दोनों चीज याद रखना। आइसोटोप्स का केस क्या है, जिसमें z सेम हो, जिसमें क्या हो, z सेम हो। आइसोटोप्स में, समस्थानिक में z सेम, बट मास डिफरेंट हो, a डिफरेंट हो, तो उसको हम बोलेंगे समस्थानिक हैं ये, आइसोटोप्स हैं। और यदि हमारा मास सेम है, मास सेम है और z डिफरेंट है, ठीक है, मास सेम है, z डिफरेंट है, तो उसको हम बोलेंगे कि भार समान है, तो भार समान है तो संभारिक। ठीक है, भार समान है तो क्या बोलेंगे उसको हम, संभारिक। और ठीक है, z डिफरेंट होगा। ठीक है, so this is all about this chapter. Finally we have completed this very important chapter, okay, with all the details। ये मैंने
ऑलमोस्ट सब चीजें इस चैप्टर की बड़े अच्छे से समझाई हैं। न्यूमेरिकल्स इससे बनते हैं, क्वेश्चंस इससे बनते हैं, ठीक है। आप देखोगे कि और मैं ये करूँगा कि जो आपका वो है ना, क्या कहते हैं, हाँ, मैं इस चैप्टर की तुमको वर्कशीट भी प्रिंटेड दे दूंगा, ठीक है, और 2-3 वर्कशीट और दूंगा। अब मेहनत कर लो, ठीक है। मैथ्स वगैरह का भी अब मैं, तो कल मुझे बता दो, सुबह तुम लोग आना चाहोगे, बात करो जरा उसको। सुबह नहीं, शाम में ही आओ। शाम में आओगे? शाम में ही ठीक है फिर, है। देखो अंधेरा तो अब दोनों टाइम होगा। बुला लो उसको, अगर है यहीं पे तो माइक ऑन कर सकते हो। माइक ऑन कर लो थोड़ी देर। तान्या है यहाँ पे पास में? हम्म, तान्या नहीं है? तो ठीक है। मैं मतलब ये बोल रहा हूँ कि यदि आपको सुबह मुश्किल होगा तुम लोग को देखना, तुम लोग खुद नहीं उठोगे सुबह, और शाम में ना, शाम में देख लो अगर, शाम में तो कंफर्म है ये 4, वो तुम लोग आ जाना वही 4:30 पे, ठीक है। हाँ शाम ही बुला ली, सही है। शाम में 4:30 पे इनके साथ ही आ जाना तुम, ठीक है। शाम में भी अब ज्यादा लेट तक नहीं पढ़ा सकते, 6 बजे तो अंधेरा ही हो जाता है जैसे, ठीक है। 6 बजे तो 4:30 से 5:30 तक, या 6:30, मतलब 6 बजे तक मैक्सिमम 6, और या फिर, ठीक है, 4:30 से 5:30 बोल देना इन दोनों को भी, ठीक है। ओके, गुड नाइट, बाय बाय।